बच्चों, केम छो? तो आप बोलेंगे मजामा छे, पर अभी आप आ गए हो तो पता नहीं क्या होने वाला है। फिर से आप अपनी बायो उड़ेलने आ जाते हो यहाँ पर, तो क्या करूँ बच्चों, बहुत भर गई है बायो, तो जहाँ मौका मिलता है मैं वहाँ शुरू हो जाती हूँ। तो आज कहाँ मौका मिला है आपके ऊपर, और वो है L6 का चैप्टर नंबर 6 चल रहा है, 6 और क्या पढ़ रहे हैं हम, क्लास 9 की बायो। अगर आप भूल गए हो या मैं भूल गई हूँ तो मैं आपको याद दिलाती रहती हूँ कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो ऊतक हमें पढ़ने हैं, और लेक्चर चैप्टर फ्लो हमें पता ही है क्या 4-5 चीजें हमें जो पढ़नी है। और आज हम जो शुरू करने वाले हैं वो शुरू करने वाले हैं जटिल ऊतक। ठीक है, फिर से एक बार रिवीजन जो मेरा काम है कि हमने क्या पढ़ लिए, साधारण ऊतक पढ़ लिए, मतलब सिंपल टिश्यू पढ़ लिए। विभोज्योतक शुरू करा था हमने, उसके बाद हमने स्थायी ऊतक की तरफ गए, उसमें हमने साधारण, जटिल, विशिष्ट और जटिल ऊतक की तरफ आ गए हैं हम, कि अब हमें क्या पढ़ने हैं, जटिल स्थायी ऊतक पढ़ने हैं, उसी के प्रकार स्थायी ऊतक के। और उसके बाद हम जो है वो क्या शुरू करेंगे, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है यानी जंतु ऊतक के बारे में शुरू करेंगे। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो जटिल यानी कॉम्प्लेक्स टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। क्या है कॉम्प्लेक्स टिश्यू, नाम से लग रहा होगा कि सिंपल से मिलकर 2-4 प्रकार की चीजें मिल जाती है, तो उसको हम क्या कह देते हैं, जटिल ऊतक कह देते हैं। जटिल ऊतक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, और ये सभी एक साथ मिलकर एक इकाई की तरह काम करते हैं। ठीक है, यानी कि पहले जब हम बात कर रहे थे कि हमने कहा पेरेन्काइमा होता है ना, कोलेनकाइमा होता है, स्क्लेरेन्काइमा होता है, ऐसी लंबी लंबी स्क्लेरेन्काइमा की कोशिकाएं भी हमने देखी। तो ये जब सब कुछ मिलकर कोई नए प्रकार का ऊतक बना ले जो एक साथ रहे और एक साथ कार्य करे और कोई स्पेशल काम करे, विशिष्ट कार्य करे कोई, तो उसे हम क्या कह देते हैं, जटिल यानी कॉम्प्लेक्स टिश्यू कह देते हैं, क्योंकि वो 2-4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। जैसे मृदु ऊतक की जब हमने बात की यानी पेरेन्काइमा की, तो वो एक प्रकार की सेल से बने थे। कोलेनकाइमा यानी जो स्थूल कोण ऊतक की बात की, तो उनका शेप वगैरह सब फिक्स था कि वो ऐसे रहते हैं और सभी एक जैसी थी। दृढ़ ऊतक की बात की तब वो भी सब एक जैसी थी कि उनमें छिद्र होते हैं और वो लंबी कोशिकाएं होती हैं, ये सारा हमने पढ़ा। लेकिन ये जब कुछ कोशिकाएं मृदु ऊतक की मिल जाएं, कुछ कोशिकाएं स्थूल कोण ऊतक की मिल जाएं, कुछ कोशिकाएं दृढ़ ऊतक की मिल जाए और मिलके कोई नया सा स्ट्रक्चर बना ले और मिलके काम करने लग जाए, तो फिर हम उनको बोल देते हैं कि वो किस ऊतक में आते हैं, जटिल ऊतक में आते हैं। ठीक है, तो जटिल ऊतक का एग्जाम्पल और संरचना दोनों हम पढ़ेंगे आज। क्या है जटिल और स्थायी जटिल ऊतक में, जाइलम और फ्लोएम इसी प्रकार के जटिल ऊतकों के उदाहरण हैं। देखो और भी है, लेकिन आप क्लास 9th में हो, ये हमें नहीं भूलना है। तो उस हिसाब से हम 2 प्रकार के जटिल ऊतकों के बारे में पढ़ेंगे। और जब मैंने स्ट्रक्चर बताया था आपको, जो सेक्शन वाला प्रैक्टिकल था तने का जो काट, उसमें मैंने कहा था, और उसके पहले फर्स्ट लेक्चर में जब हमने एक पूरा शो किया था, अगर आपको ध्यान हो तो इस तरह से ऊपर हमने एपिडर्मिस बनाई थी, फिर हमने कहा था कि पेरेन्काइमा होती है, कई जगह पे कोलेनकाइमा होती है कुछ तनों में, है ना, और बीच में जो होता है वो एक गोल सी संरचना होती है। अगर हम तने का इतना हिस्सा देख रहे हैं, है ना, वैसे तना कैसा देखते हैं, गोल देखते हैं, लेकिन उसका अगर मैं इतना पार्ट काटूं तिकोना टाइप का, तो वो हमने देखा था फर्स्ट वाले या सेकंड वाले लेक्चर में, उसकी स्लाइड देखी थी। तो यहाँ पे एपिडर्मिस थी, यहाँ पे मृदु ऊतक था, यहाँ पे स्थूल कोण ऊतक होता है, और बीच में एक चक्रे जैसी संरचना होती है, जहाँ पे मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे बीच में होते हैं जाइलम और फ्लोएम। इस तरह से मैं इसको डिजाइनदार बना रही हूँ। देखो अलग अलग पौधों में कई जगह तो ये ऐसे सर्कल एकदम फिक्स शेप में भी होते हैं, कई जगह बिखरे बिखरे भी होते हैं, जहाँ पे कोई फिक्स शेप नहीं होता। वो एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री यानी कि मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स पे डिपेंड करता है। जड़ कैसी, जड़ों में भी होते हैं, पत्तियों में भी होते हैं और तने में भी होते हैं ये जाइलम फ्लोएम, लेकिन सब जगह शेप और जो पोजीशन है, इन स्थिति है, वो थोड़ी अलग हो सकती होगी, इसी के अंदर एक चक्रे के रूप में व्यवस्थित रहते हैं। ठीक है, तो जाइलम और फ्लोएम जटिल ऊतकों में आते हैं। उसमें जाइलम आपको कई जगह मैंने ऐसे भी दिखाया था। अगर इसको और बड़ा करके देखिए
तो आपको जाइलम कुछ ऐसे लाइंस में दिखेगा। जैसा कि जब हमने प्रैक्टिकल वाला स्टेम का देखा था तो उसमें मैंने कहा था ये बड़े बड़े आपको जो छेद दिख रहे हैं यही जाइलम और फ्लोएम है ना, जाइलम फ्लोएम। तो अलग अलग जगह पे देखते हैं कैसे कैसे दिखते हैं। अभी आपको थोड़े उदाहरण देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब इन दोनों को कंबाइन फॉर्म में, मतलब जाइलम और फ्लोएम, और मैंने आपको 1-2-3 बार वर्ड बोला एधा, जो मैंने कहा था कि वो स्थायी उत्तक होती है, लेकिन कई बार जब पौधे में वृद्धि करनी होती है मोटाई और लंबाई में कुछ टाइम के बाद, तो वो फिर से विभोजोत्तक बन जाती है। कहा था ना कि इनके बीच में कहीं कहीं कोशिकाएं होती हैं जिनको हम एधा यानी कैम्बियम कहते हैं। पुरानी क्लासेस याद आ रही हो तो कैम्बियम प्लस जाइलम प्लस फ्लोएम प्लस बीच की कोशिकाएं, बीच में भी कुछ कोशिकाएं होती हैं सिंपल मृदुत्तक की होती है वो नॉर्मली, उनको हम बोलते हैं मज्जा। ठीक है, तो ये पूरा मिलकर एक बंडल बनाते हैं, क्योंकि ये क्या है, ये जाइलम और फ्लोएम मिलकर एक बंडल जैसी संरचना बनाते हैं जिसको सहवन पुल या सहवन बंडल कहते हैं। इन दोनों को सहवन उत्तक भी कहते हैं। सहवन का मतलब होता है संचरण, किसी चीज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, और ये बात हम पहले कर चुके हैं कि जाइलम जल को ले जाता है और फ्लोएम फूड को ले जाता है, तो ये वही ले जाने का काम कर रहे हैं, इसीलिए इनको सहवन उत्तक कहते हैं। और ये मिलकर सहवन बंडल का निर्माण करते हैं, जो कि मैंने अभी कहा। और सहवन बंडल को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, वस्कुलर सिस्टम, वस्कुलर बंडल। ठीक है, जो कि उनको स्थलीय वातावरण में रहने के अनुकूल बनाते हैं। जब आप क्लास 9th में हैं अभी तो, और उसके बाद जब आप 11th पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे कि जो पानी में रहते हैं जो प्लांट, या जो स्थल पे रहते हैं, ज़मीन पे रहते हैं, उनके अंदर जो स्ट्रक्चरल में फ़र्क होता है, जो संरचना में फ़र्क होता है, उसमें एक ये भी है कि जो स्थल में पाए जाते हैं ना पादप, उनमें सहवन मंडल होते हैं। जो पानी में पाए जाते हैं उनमें सहवन मंडल कम विकसित या फिर होते ही नहीं है। तो ये जो है इनको कहाँ पे रहने के लिए, ज़मीन पे रहने के लिए अनुकूलित बनाते हैं ये सहवन मंडल। और स्थलीय पादपों का एक सबसे इंपॉर्टेंट लक्षण है सहवन मंडल का होना। थोड़ा डिटेल वही क्लास 11th में अगर बायो लोगे तो इनसे बचीड़े खाने हैं, अभी पढ़ लो। तो ये क्या है, पहले इससे शुरू करते हैं। अगर आप किसी सूखे हुए तने की लकड़ी काटेंगे, या देखी हो आपने, तो आपको ये रिंग्स दिखाई देती है, अभी भी दिख रही होगी। यही वो रिंग है जो मैंने आपसे कहा कि एधा यानी कि जो कैम्बियम है वो कुछ टाइम बाद, पहले तना देखो कैसा होता है, सूखने से पहले गीला होता है, कम चौड़ा होता है, फिर जैसे जैसे पेड़ बनता है तो तना सूखता जाता है, उसकी मोटाई भी बढ़ती जाती है। ये मोटाई बढ़ाने का काम जो है ना ये एधा करती है। ये एधा शुरू में तो इनएक्टिव रहती है, मतलब स्थायी उत्तक की तरह काम करती है, परमानेंट की तरह काम करती है। फिर जब इसको लगता है कि मेरे को तने को मोटा करना है, उस मोटे को बढ़ाने को हम क्या बोलते हैं, द्वितीयक वृद्धि बोलते हैं। द्वितीयक वृद्धि मतलब पहली वृद्धि तो कहाँ हो गई, जब वो नॉर्मल प्लांट बन गया, एक साइज का तना उसका बन गया ग्रीन ग्रीन, तो उसको हम बोल देते हैं प्राथमिक वृद्धि। उसके बाद जब उसकी मोटाई में और वृद्धि हो, जब वो पेड़ बन जाए, वो उसकी जो क्या कहते हैं छाल सूखने लग जाए, तो वैसी वृद्धि को हम क्या बोलते हैं, द्वितीयक वृद्धि बोलते हैं, क्योंकि दूसरी बार वृद्धि हो रही है। पहली बार वृद्धि में तो एधा स्थायी हो जाती है, लेकिन जब ये दूसरी बार वापस से कैसी हो, एक्टिव हो जाए और विभाजित होने लग जाए, तो फिर हम उसको क्या कह देंगे, द्वितीयक वृद्धि कह देंगे। तो ये द्वितीयक वृद्धि की वजह से ये रिंग हमें दिखाई देती है, और ये हर एक रिंग हर एक एधा को प्रदर्शित कर रही होती है। और भी बहुत कुछ है इसमें, जाइलम फ्लोएम भी है। और आप ये काउंट करके, मतलब ये रिंग काउंट करके, उसकी काउंटिंग भी देखनी पड़ती है, क्योंकि इसमें देखो जो डार्क कलर के हैं वो तो जाइलम है, और जो लाइट कलर के हैं फ्लोएम है। तो हमें एक जाइलम और एक फ्लोएम मिलाकर एक रिंग काउंट करनी होती है। तो हम इस रिंग को काउंट करके उस पेड़ की आयु बता सकते हैं कि वो कितने साल पुराना पेड़ है। ठीक है, ये रिंग काउंट करके, जो उस पर रिंग दिखती है ना डार्क और लाइट कलर की, उसको काउंट करके हम क्या बता सकते हैं, उस पेड़ की आयु बता सकते हैं कि कितने साल पुराना, क्योंकि हर साल उसमें एक रिंग बनती है। हर साल उसमें जब उसका सीजन आता है द्वितीयक वृद्धि होती है, और हर साल एक रिंग बन जाती है।
ठीक है। तो ये जो आपको डार्क और लाइट दिख रहे हैं ना, यही वो जाइलम और फ्लोएम है जो बार बार वृद्धि करते हैं, फिर सूख जाते हैं, फिर नया जाइलम बनता है, फिर नया फ्लोएम बनता है, और वो सब इन एधा की मेहरबानी से। ठीक है। अब मैंने जैसे कि कहा कि जाइलम और फ्लोएम तने में भी होते हैं, जड़ों में भी होते हैं, और पत्तियों में भी होते हैं। तो जरा ये देखो, ये पत्ती को काटा हमने, और पत्ती को जब हमने काफी बड़ी उस दिन बनाई थी पत्ती, आपको याद हो मैंने कहा था ये पत्ती है, तो हम इस पत्ती का अंदर वाला स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना, अंदर क्या है, ऐसी पत्ती लगी हुई है। तो इसमें देखो यहाँ पे आपको जाइलम और फ्लोएम दिख रहे होंगे, और भी है यहाँ पे साइड वेन्स, जो पत्तियों की शाखा, ये वेन्स होती है ना, ये वेन्स मतलब जो शिराएं, उनके अंदर भी जाइलम और फ्लोएम होते हैं। तो बीच में देखो बड़ा जाइलम और फ्लोएम आपको दिख रहा है। ऐसे ही जब तने को काटेंगे तो उसमें जाइलम और फ्लोएम कुछ इस तरह से आपको दिखेंगे, जैसे मैंने पहले डायग्राम में बनाए थे। वहां पे जाइलम भी होगा, फ्लोएम भी होगा, दोनों होकर क्या बना लेते हैं, वो वस्कुलर बंडल जो हम कह रहे हैं वो बना लेते हैं। और अगर आप जड़ों को भी काटेंगे तो वहां पे भी आपको जाइलम और फ्लोएम मिलेंगे। ये जो पिंक कलर का है ये जाइलम है, और उसके बाहर लाइट पिंक कलर के जो आपको दिख रहे हैं वो फ्लोएम दिख रहे हैं। यहाँ पर भी ऐसा ही है, जो डार्क पिंक कलर है, गुलाबी कलर, वो तो जाइलम है, और उसके बाहर जो है वो फ्लोएम होता है। ठीक है। जैसे अगर मैंने ये एक चीज बनाई है, तो अंदर की तरफ तो इसमें जाइलम है यहाँ पे, और ये वाला फ्लोएम होता है। ठीक है। और बीच में होती है हमारी एधा, यहाँ पे। तो ये एधा जब भी वृद्धि करती है ना, ये बाहर फ्लोएम अंदर जाइलम, बाहर फ्लोएम अंदर जाइलम, और इसी की वजह से ये रिंग्स बन जाती है इसमें। ठीक है। सब जगह से भाई पूरे सब एक एक विभाजित होगा तो क्या बन जाएगी, रिंग बन जाएगी। और बीच बीच की कोशिकाओं में भी एधा होती है, वो भी विभाजित होती है, इसीलिए रिंग जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है। और ये दूसरा डायग्राम भी यही शो कर रहा है, पर थोड़ा सा अलग वे में, एनिमेटेड वे में, कि जड़ को हमने काटा तो देखो यहाँ पे बीच में जाइलम दिख रहा है आपको, ये वाला, और ये जो है वो फ्लोएम है लाइट ब्लू कलर का। वहां पे थोड़ा सा लाइटिश दिख रहा है, यहाँ पे आपको अच्छे से दिख रहा है क्योंकि ये एनिमेटेड है। तने को जब काटा तो तने में भी देखो ये पूरा बीच वाला, ये कौन सा बना रहे हैं हमने, जो वो अभी बनाया ना, ये सारी कोशिकाएं नहीं, डायरेक्ट ये वाला हिस्सा बता रहा है ये। ठीक है। तो ये देखो बीच में जाइलम फ्लोएम, जो ब्लू वाला है वो फ्लोएम है, और जो रेड वाला है वो जाइलम है। जैसा कि मैंने कहा, नीचे जाइलम, ऊपर फ्लोएम, बीच में जो होती है वो कैम्बियम या एधा होती है, और इन्हीं को हम क्या कहते हैं, वस्कुलर बंडल। लीफ में भी बता रहा है, लीफ में देखो सेंटर पार्ट में जो सेंटर वेन होती है, ये वाली, इस वाले पार्ट में, इनमें भी होते हैं, लेकिन इनमें देखो बहुत छोटे छोटे दिख रहे हैं। इसने सेंटर वाली पे बताया है, नीचे फ्लोएम, ऊपर जाइलम। तो सब में होते हैं, क्योंकि इनका काम ही संवहन करना है, जल और पानी सबको ही चाहिए, जल और भोजन सबको ही चाहिए। चलो देखा आपने। तो अब बात करते हैं हम सबसे पहले जाइलम की, कि क्या है जाइलम। जाइलम जो है वो ट्रैकेट्स यानी कि वाहिनिका, वाहिका, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर से मिलकर बना होता है। मतलब हर जाइलम में 4 प्रकार की कोशिकाएं, जैसा मैंने कहा कि जटिल उत्तक क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसमें 2 या 2 से ज्यादा कोशिकाओं के प्रकार मिलकर कोई काम कर रहे हैं। ठीक है। थोड़ी मृदु उत्तक, थोड़ी स्थूल उत्तक, ऐसी कोई कोशिकाएं मिलकर काम कर रहे हैं। तो इसमें 4 प्रकार की कोशिकाएं, एक तो है ट्रैकेट्स जिसको वाहिनिकाएं कहते हैं, फिर वाहिका, उसके बाद जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर यानी जाइलम रेशे। ठीक है। वाहिकाओं को क्या बोलते हैं, वेसल्स, इंग्लिश में वेसल्स बोलते हैं इनको। ट्रैकेट्स और वाहिका की कोशिका भित्ति मोटी होती है। किसकी, ट्रैकेट्स यानी वाहिनिकाओं और वाहिकाओं की कोशिका भित्ति कैसी होती है, मोटी। इनमें कई परिपक्व कोशिकाएं मृत होती है। मैंने आपसे कहा था कि आगे आप कई बार मृत वर्ड चूज करेंगे या सुनेंगे, तो वो मृत का मतलब ये नहीं कि काम करना बंद है, वो और रहेगी वहां पे, उनका काम कर रही है लेकिन निष्क्रिय हो चुकी है इन द सेंस। ठीक है। ट्रैकेट्स और वाहुकाओं की संरचना नलिकाकार होती है। इनके द्वारा पानी और खनिज लवण का ऊर्ध्वाधर संवहन होता है। ऊर्ध्वाधर का मतलब तना कैसा होता है, लंबा। तो ये क्या करेंगे, नीचे से जल आ रहा है, जल का और खनिज का कर रही है ना, जल कहाँ से आ रहा है, जड़ों से, तो ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ ले जाएंगे ना,
ऊपर की तरफ पत्तियों में और सब जगह। तो ऊर्ध्वाधर यानी लंबवत रूप से क्या करती है, जल और खनिज लवणों का संवहन करती है, यानी लाना ले जाना करती है। ये कैसी होती है, नलिकाकार कोशिकाएं होती है, जैसा कि ये बोल रहा है, ऐसी नली रूपी संरचना होती है दोनों, यानी कि वाहिका भी और ट्रैकेट्स भी दोनों ही होते हैं। अब आप बोलेंगे जब दोनों ही नलिकाकार है तो अंतर क्या है, वही अंतर समझाना है मुझे। क्या अंतर है कि ट्रैकेट्स जो होती हैं, ट्रैकेट्स की अगर हम बात करें तो ट्रैकेट्स ऐसी सीधी नलिकाकार संरचना होती है, इनमें छेद कम होते हैं, छिद्र कम होते हैं कोशिका के अंदर, होते भी है तो यहाँ पे ज्यादा छिद्र होते हैं इस जगह पे। मतलब अगर ये नली है तो उसका टॉप अगर आप देखोगे तो वो टॉप है तो मेम्ब्रेनस ना, ये देखो, तो यहाँ पे छेद बहुत ज्यादा होते हैं और ये पूरी की पूरी एक कोशिका होती है। लेकिन जो वाहिका यानी वेसल्स होती है वो कुछ डिफरेंट होती है, वो ऐसी होती है, नलिकाकारी होती है, लेकिन उनमें बहुत सारे छिद्र दीवारों में भी होते हैं, यहाँ तो होंगे ही होंगे, प्लस आसपास की दीवारों में भी बहुत छेद होते हैं, छिद्र होते हैं। दूसरा अंतर यह है कि इनमें लिग्निन जो होता है, लिग्निन क्या होता है, जो हमने दृढ़ कोशिकाओं में भी पढ़ा कि लिग्निन का जमाव होने लगता है, एक पदार्थ का पदार्थ है एक तरह का, तो वो लिग्निन का जमाव ट्रैकेट्स में ज्यादा होता है। अब देखो लिग्निन जमा होगा तो इनकी जो कैविटी होगी, जो गुहा होगी, वो कैसी हो जाएगी, सक्रिय हो जाएगी, नैरो हो जाएगी, जबकि वाहिकाओं में लिग्निन का जमाव या तो होगा ही नहीं और है भी तो थोड़ा बहुत। तो इनकी जो गुहा है वो कैसी रहेगी, मोटी बड़ी गुहा रहेगी, और इनकी गुहा कैसी हो जाएगी, संकरी हो जाएगी। ये बेसिक फर्क है, और भी फर्क है लेकिन हमें वो वही क्लास 9th ध्यान रखना है। पैरेन्काइमा भोजन संग्रहण करता है, दो की बात हो गई। अब तीसरे की बात जिसको हम कह रहे हैं जाइलम पैरेन्काइमा। ये नॉर्मल पैरेन्काइमा मतलब मृदुतक की कोशिकाओं जैसी होती है, पैरेन्काइमा को हिंदी में मृदुतक कहते हैं। तो ये नॉर्मल क्या करेगा, भोजन संग्रहण करता है, मतलब जो भी खाना है उसको स्टोर करके रखेगा। जाइलम फाइबर कैसे भाई, रेशे जैसे, उनको फाइबर बोल देते हैं। तो जो रेशे जैसी कोशिकाएं होती है वो होती है जाइलम फाइबर। ये मुख्यतः सहारा देने का काम करती है, मतलब तने को खड़ा रखने में, उसको बाहरी आघातों से बचाने में मदद करती है। फोटोग्राफ देख लो जरा इनका, ये देखो ट्रैकेट्स, इनमें देखो छिद्रों की संख्या बहुत कम है और ये सीधी के सीधी कोशिका, हालांकि इसने बीच में काट रखा है वो इसलिए क्योंकि ये और भी लंबी है, पूरी वो बना नहीं पाया तो उसने बता दिया कि भाई आगे भी है, ठीक है। तो इनमें छिद्रों की संख्या ज्यादा है और अगर आपको ब्लैक दिख रहा हो उसके अंदर तो वही है लिग्निन। लिग्निन है ये, और लिग्निन है तो इनकी गुहा कैसी हो जाएगी भाई, लिग्निन अंदर ही अंदर जमा हो गया इसके, तो इसकी गुहा जो है वो संकरी है। इधर देखो इनके साइड में भी बहुत सारे छिद्र हैं। कौन है ये, वाहिका यानी वेसल्स। इनके साइड में भी छिद्र है और ऊपर भी छेद है। इसमें ऊपर भी है लेकिन वो कट गया है और कम है, जो भी है। यहाँ पे ऊपर भी देखो आपको ये गैप्स दिख रहे होंगे, ये छिद्र ही है, और नीचे भी छिद्र है, और ये एक दूसरे से अटैच रहती है। मतलब जैसे ये वाहिका है, इसका भी छेद है, ये दूसरी से अटैच रहेगी, तो इनके बीच में क्या रहता है, आदान प्रदान होता रहता है। साइड से भी चीजों का आदान प्रदान हो रहा है और ऊपर से भी। इनमें ऐसा कुछ ज्यादा कांटेक्ट नहीं होता पास वाली से, जैसे ये है, एक ट्रैकेड है और ये दूसरी ट्रैकेड है ना, तो ये थोड़ी बंद टाइप की है। इन दोनों में ज्यादा कन्वर्सेशन नहीं है, बातचीत कम है। इनमें आराम से बातचीत चलती रहती है क्योंकि सब तरफ से छेद ही छेद है, ठीक है। ये एक और अंतर है। फिर जाइलम पैरेन्काइमा, मैंने कहा नॉर्मल पैरेन्काइमेटस सेल है, पर लेकिन ये सेक्शन कैसा लिया हुआ है, लंबा तने का। अगर आप इसको ऊपर से देखेंगे टॉप से तो आपको ऐसे गोल गोल दिखेगी। ये तने को कैसे काटा है, ये तने को ऐसे काटा है लंबा, तो आपको दिख रही है नॉर्मल सेल जैसी सेल है और केंद्र के, कोई स्पेशलिटी नहीं है इनमें, ठीक है। तो ये हो गई पैरेन्काइमा। अब ये जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम रेशे जो कि सहारा प्रदान करते हैं। रेशे जस्ट रेशे होंगे, उसको बताने की जरूरत नहीं है, ऐसे रेशे होंगे तो वो इसलिए उसका फोटोग्राफ नहीं है। ये एनसीईआरटी में डायग्राम दे रखा है, कोई चिंता की बात नहीं है, आप बना सकते हैं वहां से। अब बात करते हैं फ्लोएम की, दूसरा वाला जो है
फ्लोएम में भी क्या होंगे, 5 प्रकार की कोशिकाएं, ये तो जाइलम से भी बढ़ा चढ़ा के, ठीक है। 5 प्रकार के अवयव है। एक तो है चालिनी कोशिकाएं, जिसको सीव ट्यूब्स भी कहते हैं, ठीक है। चालिनी कोशिकाएं, चालिनी नलिकाएं, साथी कोशिकाएं। देखो चालिनी कोशिकाएं और चालिनी नलिकाएं जो है वो एक ही बात है। कई जगह आपको चालिनी नलिका मिलेगी तो भी सही है, चालिनी कोशिकाएं मिलेगी तो भी सही है, ठीक है। सीव ट्यूब्स जो है यहाँ पे लिखा हुआ भी था इंग्लिश में। साथी कोशिकाएं, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम रेशे। देखो ये दो चीजें तो दोनों में है, वहां पे जाइलम पैरेन्काइमा था और जाइलम रेशे थे। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फ्लोएम पैरेन्काइमा है और फ्लोएम रेशे, ये दो चीजें सेम है। वहां पे ट्रैकिट्स और वाहिकाएं थी, यहाँ पे चालिनी कोशिकाएं, नलिकाएं और साथी कोशिकाएं। साथी कोशिकाओं को आपको कई जगह सहायक कोशिका भी मिल सकता है, ठीक है। कंपेनियन सेल्स, क्या कहते हैं इनको इंग्लिश में, कंपेनियन सेल्स भी कहते हैं। चलिए आ जाइए। चालिनी नलिकाएं छिद्रित भित्ति वाली व नलिकाकार कोशिकाएं होती हैं। देखो ये कोशिकाएं हैं लेकिन कैसी हैं, ऐसी ट्यूब लाइक है। और इन ट्यूब में क्या है, जो इनकी दीवारें हैं इसमें छेद बने हुए। चालिनी का मतलब होता है छन्नी जैसी, है ना, चालिनी जिसका देखो इंग्लिश अगर आपको पता है तो सीव लिखा हुआ है, सीव का मतलब है छलनी जैसा। तो इनकी जो कोशिका है ना उनमें गैप्स है ऐसे छन्नी जैसे, तो छन छन के जो खाना है वो ट्रांसफर होता रहता है चालिनी नलिकाओं में, तो छेद होते हैं और नलिकाकार संरचनाएं होती है, ठीक है। कोशिकाएं, तो ये कोशिकाएं उसी से नली बनी हुई है, इसलिए मैंने कहा कि कई जगह आपको चालिनी नलिका है, कई जगह चालिनी कोशिकाएं भी मिल जाएगा। फ्लोएम पत्तियों से भोजन को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है, ये बात हमें पता है, पहले से आपको रटवा दिए कि ज से जाइलम, जल से जाइलम और फूड के लिए फ्लोएम जो है वो काम करता है, ठीक है। फ्लोएम रेशे को छोड़कर फ्लोएम कोशिकाएं जीवित कोशिकाएं होती है, मतलब फ्लोएम रेशे कैसे होंगे, मृत होंगे, जो पहले भी जाइलम वाइलम में भी आया था, ये भी कैसे हैं, मृत है, निष्क्रिय है, ठीक है। तो ये हो गया, इसका डायग्राम देख लेते हैं हम। ये रहा, ये फ्लोएम का सेक्शन है, यानी कि सिर्फ फ्लोएम को काटा हुआ है भाई। ये हम कह रहे हैं, ये जो बनाया हमने, नीचे जाइलम बता रहे हैं, ऊपर फ्लोएम, तो इसने फ्लोएम को काट के वो कोशिकाएं बताइए। ये जो ट्यूब वाली संरचनाएं दिख रही हैं ये है हमारी चालिनी नलिकाएं या कोशिकाएं। इसमें आप देखो, आपको परफोरेटेड का मतलब होता है छिद्रित, मतलब इसकी जो कोशिकाएं हैं उसको अगर मैं ऐसे बनाऊं तो उसमें क्या होंगे, छेद, ये छेद बना है। एनसीईआरटी में है ये डायग्राम, अगर यहाँ पे थोड़ा सा ब्लर दिख रहा हो आपको, ऊपर लाइन के हिसाब से बताया, जैसे पहले मैंने बताया था कि ऐसे क्या है, ये छिद्रित है, और नीचे गोले की फॉर्म में बताया। ये नॉर्मल कोशिकाएं हैं, जो कि क्या है, हमारी साथी कोशिकाएं जिसको हम कह रहे हैं, ठीक है, साथी कोशिकाएं। और ये वाली जो है वो पैरेन्काइमा सेल है, नॉर्मल पैरेन्काइमा, जो जाइलम जैसी है। यहाँ पे भी देखो जाइलम थी, एक नॉर्मल कोशिका उसमें केंद्रक, यहाँ पे भी यही है, नॉर्मल कोशिका उसमें केंद्रक है। बस ये ध्यान रखना है कि जो रेशे हैं वो कैसे हैं, मृत हैं, और वहाँ पे भी जाइलम में हमने देखा था कि रेशे जो हैं वो मृत रहेंगे, सहारा वगैरह प्रदान करते हैं ये भी। अब हम बात कर लेते हैं एनसीईआरटी, मतलब इसी के साथ जो 2-4 क्वेश्चन दे रखे हैं। हालांकि ये सब कवर कर चुके हैं हम, लेकिन वही हमें मिलता नहीं है, हम बोलेंगे मैम आपने तो बताया ही नहीं, इसीलिए बता देते हैं कि क्या हमने पढ़ लिया है, सब कुछ कवर कर लिया हमने, इसमें से ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो हमने नहीं किया है। देखो, सरल उत्तकों के कितने प्रकार होते हैं, क्या हमने स्टार्टिंग में सरल उत्तकों के प्रकार देखे हैं, देखे हैं, कौन कौन से थे, जरा कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओ पहले, कौन कौन से थे सरल उत्तक। एक तो था हमारा मृदु उत्तक, अब तो याद आ गया होगा। एक हमारा था स्थूल कोणोत्तक, जिनका ये हो गया, आगे वाले के आंसर देते रहो। और तीसरा हमारा था दृढ़ उत्तक।
पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। इंग्लिश वालों के लिए स्पेलिंग खुद से लिखते रहना, क्योंकि पहले हम काफी बार इसको लिख चुके हैं। अब बात कर लेते हैं प्ररोह का शीर्ष विभोजक कहाँ पाया जाता है। प्ररोह का मतलब शूट, यानी कि तना, तने में शीर्ष उत्तक कहाँ पाया जाता है, तो शीर्ष के नाम से ही पता है, शीर्ष मतलब टॉप, तो विभोजक जो है वो कहाँ पे आएगा, शीर्ष पे होगा। देखो तने में भी शीर्ष पे होता है, जड़ में भी शीर्ष पे होता है। हमने काटी थी ना प्याज की जड़ें, तो फिर वो उगा नहीं था, तो इसका आंसर भी ये भी हमने किया है। नारियल रेशा किस उत्तक का बना होता है, ये शायद आपको लग रहा होगा कि मैम ने बताया नहीं, ठीक है। तो हमने नाम नहीं लिया था वहां पे, लेकिन मैंने कहा था कि जो पादप होता है उसमें जो रेशेगत पादप होते हैं उनका निर्माण जो है वो दृढ़ उत्तक से होता है। देखो दृढ़ उत्तक है ना, वैसे हमने एक ही टाइप पढ़ा है, लेकिन दृढ़ उत्तक की भी 2 प्रकार की कोशिकाएं होती है। चुपके से सुन लो, क्योंकि एनसीईआरटी में तो नहीं है और काफ़ी कुछ नहीं था एनसीईआरटी में, लेकिन एक तो होती है दृढ़ कोशिकाएं और एक होती है दृढ़ रेशे। तो ये जो दृढ़ रेशे होते हैं ना, यही जो होते हैं वो रेशेदार होते हैं। जैसे आपने देखा है जूट, पटसन, ये सब क्या है, ये रेशेदार पादप है। इनके तनों को पहले क्या किया जाता है, गीले पानी में 2-4 दिन के लिए भिगो दिया जाता है। तो इनके ये जो दृढ़ उत्तक कोशिकाएं होती है ना, इनमें रेशे वाली दृढ़ उत्तक कोशिकाएं, रेशे होते हैं लंबे लंबे, ये अलग अलग हो जाते हैं। फिर इनको सुखा के आपने देखा होगा वो बनाते हैं, क्या कहते हैं, थैले बनाते हैं जो ब्राउन कलर के, जिसमें गेहूं वगैरह, आजकल तो प्लास्टिक के भी आते हैं, वो प्लास्टिक वाले की नहीं, जो जूट के बैग भी आने लग गए हैं आजकल मार्केट में। तो वो जो रेशा होता है ना, वो रेशा जूट का रेशा होता है, और वो कौन सा उत्तक होता है, दृढ़ उत्तक। दृढ़ उत्तक का भी कौन सा, दृढ़ रेशे, ये होते हैं। ये आपके जूट में, पटसन में, नारियल में, जो आप अगर इनका तना खींचोगे ना तो ऐसे रेशे वाला तना निकलता है ना, ऐसे खींचने से रेशे निकलते हैं इनके तनों में, और यही रेशों से हम फिर क्या वो बैग वगैरह बनाते हैं, जूट के बैग बनाते हैं, गेहूं लाने के लिए वो ब्राउन कलर का जो थैला बनाते हैं हमें ना, वो जिसको सैक कहते हैं, वो सैक रेस में जो सैक काम में लेते हैं। पटसन में है ना, एक सन भी पौधा आता है, उससे भी रेशे निकाले जाते हैं। तो ये सब दृढ़, नारियल के अलावा 2-3 और एग्जाम्पल मैंने दे दिया आपको। इस क्वेश्चन को उल्टा पूछा जा सके कभी कि दृढ़ उत्तक रेशे किन पादपों में पाए जाते हैं, तो फिर आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं फ्लोएम के संगठन कौन से हैं। तो अभी हमने पढ़े 5, जो पढ़े आपने लिखने हैं आपको, क्योंकि एनसीईआरटी में 5 दे रखे हैं, आपको 5 ही लिखने हैं। चालिनी कोशिकाएं, चालिनी नलिकाएं, साथी कोशिकाएं यानी सहायक कोशिकाएं जिनको हम कहते हैं कंपेनियन सेल्स, फिर फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम रेशे, ये 5 आपको यहाँ पे नाम लिखने हैं। तो इसी के साथ इस टॉपिक के जो एनसीईआरटी के साथ में क्वेश्चन दे रखे थे, पीछे वाले पर अभी हम गए नहीं हैं, देखेंगे उनमें से भी क्या क्या हमने नहीं किया। हालांकि सब कवर हो जाएंगे जैसे कि ये हो रहे हैं, लेकिन वही आपको कई बार समझ नहीं आता कि इसमें क्या आंसर लिखना है। वैसे वाले जो क्वेश्चन होंगे उनको देख लेंगे, लास्ट चैप्टर में भी देखे थे हमने इसी तरह के कुछ क्वेश्चन। तो आज का हमारा जो ये लेक्चर है वो यहीं पे समाप्त होता है। बड़ी खुशी हो रही होगी आपको कि चलो बला टली, है ना, लेकिन कोई चिंता करने की बात नहीं। अगले वीडियो में फिर से मैं आऊँगी अपना जो है वो जहर उगलने और आपका खून चूसने। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में।